नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सेकंड सेमेस्टर में 5th चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आज आपको पढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में भी मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ही हमने पढ़ाया था, लेकिन उसमें एम्पलीफायर के बारे में मैंने उसके सर्किट के बारे में नहीं बताया था। तो आज आपको RC कपुल्ड एम्पलीफायर पढ़ाएंगे। RC कपुल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, RC कपुल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। तो एक एम्पलीफायर पढ़ चुके हैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। तो कई सारे सिंगल स्टेज को आपको जोड़ना है तो वो मल्टी स्टेज बन जाएगा, ठीक है। तो बस केवल एक ही फिगर आपको याद रखना है, सिंगल स्टेज, ठीक है। अब सिंगल स्टेज में आपने इतना फिगर देखा था, इतना फिगर देख रहे हैं ना, इतना फिगर। अब वही अगला वही एक और फिगर इसी में क्या कर देना है, जोड़ देना है। बस यहाँ पर कपलिंग कैपेसिटर क्या करना है, लगाना है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस एक केवल सिंगल स्टेज पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट को याद रखना है। जब पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट याद हो जाएगा तो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर याद हो जाएगा। जब सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर याद हो जाएगा तो आपको मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्योंकि उसमें कई सारे स्टेज सिंगल स्टेज के होंगे, मतलब कई सारे स्टेज उसमें होंगे और वो सिंगल स्टेज की तरह ही होंगे सभी। बस सभी को आपस में क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। अब जोड़ने के लिए यहाँ पर कपलिंग डिवाइस का क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, ठीक है। बाकी R1 R2 क्या है आपके बाइसिंग रेजिस्टेंस, R1 R2 और RE क्या है आपका बाइसिंग रेजिस्टेंस। इसमें भी R1 R2 और RE क्या है आपका बाइसिंग रेजिस्टेंस है। RC क्या है, कलेक्टर रेजिस्टेंस है, RC आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर इनपुट सिग्नल दिया जा रहा है, यहाँ पर क्या दिया जाएगा, इनपुट सिग्नल, AC सिग्नल, AC सोर्स। यहाँ पर VS है, AC सोर्स से वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है, इनपुट AC सिग्नल, ठीक है। एक हमारा क्या है, कैपेसिटर है, इनपुट कैपेसिटर है, जिसे कपलिंग कैपेसिटर के नाम से भी आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन इनपुट कैपेसिटर है। और उसके बाद जो है ये क्या है, बाईपास कैपेसिटर है। ये चीज़ आपको पहले ही बता दिया गया है, ठीक है, सिंगल स्टेज वाले में ही आपको बता दिया गया है। यहाँ पे ये भी क्या है, बाईपास कैपेसिटर है, और ये भी क्या है, बाईपास कैपेसिटर है। तो इसको आप CE1 मान लीजिए, इसको आप CE2 मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आया, क्योंकि ये दूसरे वाले का है और ये क्या है, पहले वाले का है। ये ट्रांजिस्टर हमारा T1 है और ये ट्रांजिस्टर हमारा क्या है, T2 है। देखिए इसको RC1, इसको RC2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जैसे हम यहाँ पे माने हैं वैसे भी कोई इसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको ये सर्किट इस तरीके से याद होना चाहिए। और ये हमारा आउटपुट कैपेसिटर लगा है, ये इसे भी कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं और इसे भी कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं, इसे भी कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इनपुट कैपेसिटर, ये आउटपुट कैपेसिटर, आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर बोल सकते हैं। और ये कपलिंग कैपेसिटर जो दो ट्रांजिस्टर को आपस में जोड़ रहा है। अब ये भी कपलिंग कैपेसिटर की तरह वर्क तब करेगा जब अगला स्टेज इसी में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये भी कपलिंग कैपेसिटर ही हमारा हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ नहीं है, जो सिंगल स्टेज में था वही इसमें भी है। बस ये है कि अब इसमें आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वगैरह पढ़ाया जाएगा। वोल्टेज गेन RC कपुल्ड एम्पलीफायर में क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है कि क्या, कितना अच्छा होता है, कितना ख़राब होता है, उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। RC कपुल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। RC कपुल्ड एम्पलीफायर या मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ रहा है ना। इसमें दो स्टेज हैं, एक और दो, ऐसे कई सारे स्टेज को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसमें कई सिंगल स्टेज एम्पलीफायर होते हैं। इस सिंगल स्टेज को कपलिंग कैपेसिटर के माध्यम से कपुल्ड किया जाता है। इसमें सिंगल स्टेजेज को सिंगल स्टेजेज को एक स्टेज है, एक स्टेज है, ठीक है। इसको कपलिंग कैपेसिटर के माध्यम से कपुल किया जाता है। दोनों को इसी के माध्यम से क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है, माध्यम से कपुल किया जाता है। सिंगल स्टेज के एम्पलीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। भाई सिंगल स्टेज के एम्पलीफिकेशन के लिए इस वाले एम्पलीफायर में किसका प्रयोग किया जाएगा, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाएगा। भाई FET भी यूज कर सकते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे अभी हम नहीं पढ़े हैं, लास्ट चैप्टर वही है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर को CE मोड में यूज किया जाता है। CE मोड मतलब कॉमन एमीटर मोड, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भाई एमीटर क्या है, इनपुट साइड, देखिए ये हमारा एमीटर है ना, इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। इसका भी इनपुट साइड में और आउटपुट साइड में दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर को CE मोड, कॉमन एमीटर मोड में यूज किया जाता है।
बाइसिंग के लिए वीसीसी सप्लाई का यूज किया गया है। बाइसिंग के लिए एक वीसीसी सप्लाई का यूज किया जाता है, ठीक है। R1 R2 तथा RE बाइसिंग रेजिस्टेंस है। R1 R2 और RE ये सब क्या है, बाइसिंग रेजिस्टेंस है। R1 R2 और RE क्या है, बाइसिंग रेजिस्टेंस है, ठीक है। R1 तथा R2 पोटेंशियल डिवाइडर का कार्य करते हैं। ये R1 और R2 आपको पता है कि पोटेंशियल डिवाइडर का कार्य करते हैं, तो इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट आप पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल डिवाइडर का कार्य करते हैं जिससे ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट एम्प्लीफिकेशन के समय अपने आउटपुट अभिलक्षणों के एक्टिव रीजन के मध्य में रहता है। तो R1 तथा R2 के माध्यम से इसके रेजिस्टेंस को इस प्रकार सेलेक्ट किया जाता है कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट आउटपुट अभिलक्षणों के ठीक एक्टिव रीजन के मध्य में क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है। ये भी आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है, लेकिन अब यहाँ पर फिर शुरुआत किया गया है, तो वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ये चीज़ हमने आपको बताया है। और क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि R1 और R2 के सही मान सिलेक्शन से जो है, सही मान सिलेक्शन से उसके क्यू पॉइंट को आउटपुट एक्टिव रीजन में मध्य में रख सकते हैं, ठीक है। R1 तथा R2 पोटेंशियल डिवाइडर का कार्य करते हैं जिससे ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट एम्प्लीफिकेशन के समय अपने आउटपुट अभिलक्षणों के एक्टिव रीजन के मध्य में रहता है, ठीक है। इस प्रकार इनपुट सिग्नल ठीक प्रकार से एम्प्लीफाइड हो जाता है। एम्प्लीफाइड मतलब एम्प्लीफिकेशन हो जाता है जब वह एम्प्लीफाइड आउटपुट से में प्राप्त होता है। जब वह एम्प्लीफाइड सिग्नल आउटपुट में प्राप्त होता है, यहाँ पर सिग्नल होगा, ठीक है, एम्प्लीफाइड सिग्नल आप थोड़ा लिख लीजिएगा। जब वह एम्प्लीफाइड सिग्नल आउटपुट में प्राप्त होता है तो उसकी वेव शेप इनपुट सिग्नल के वेव शेप के क्या होती है, समान होती है, अर्थात वेव शेप में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि जब एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, एम्प्लीफिकेशन होने के बाद जो आउटपुट में वेव मिलेगा वो इनपुट के वेव शेप के एकदम समान ही होगा। वेव शेप आपका नहीं चेंज होगा। वो अलग बात है कि आउटपुट सिग्नल इनपुट से क्या होगा, बड़ा होगा, उसका पावर लेवल क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, लेकिन उसका शेप चेंज नहीं होगा। शेप चेंज होने का मतलब है कि डिस्टॉर्शन पैदा हो गया ना सिग्नल में। अगर इनपुट सिग्नल का शेप कुछ और तरीके का है, आउटपुट सिग्नल का शेप कुछ अलग तरीके का निकलेगा, तो हमारा उसमें क्या हो गया, इसका मतलब डिस्टॉर्शन हो गया। तो वही ये कह रहा है कि भाई एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। R1 तथा R2 पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का कार्य करते हैं जिससे ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट एम्प्लीफिकेशन के समय अपने आउटपुट अभिलक्षणों के एक्टिव रीजन के मध्य में रहता है। R1 R2 की वजह से जो है हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है आउटपुट अभिलक्षणों के एक्टिव रीजन के ठीक मध्य में रहता है। ये चीज़ आपको बताया गया है, ठीक है, और करेक्टरिस्टिक खींच कर भी आपको बताया गया है। इस प्रकार इनपुट सिग्नल ठीक प्रकार से एम्प्लीफाइड हो जाता है। भाई जब एक्टिव रीजन के ठीक मध्य में ऑपरेटिंग पॉइंट होगा तो एम्प्लीफिकेशन हमारा अच्छे से हो जाएगा। इस प्रकार इनपुट सिग्नल ठीक प्रकार से एम्प्लीफाइड हो जाता है। जब वह एम्प्लीफाइड सिग्नल आउटपुट में प्राप्त होता है तो उसकी वेव शेप इनपुट के वेव शेप के क्या होती है, समान होती है, अर्थात वेव शेप में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है। मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट जब हमारा एकदम एक्टिव रीजन के ठीक मध्य में होगा तो इनपुट सिग्नल का अच्छे तरीके से एम्प्लीफिकेशन होगा, जिसकी वजह से आउटपुट सिग्नल का वेव शेप इनपुट सिग्नल के वेव शेप के क्या होगा, एकदम समान होगा और किसी प्रकार का कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा। वो अलग बात है कि आउटपुट सिग्नल का पावर लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा इनपुट सिग्नल से, लेकिन वेव शेप आपका क्या होगा, एकदम समान होगा। तो ठीक है, इसको भी आपको जानना ज़रूरी है। इस एम्पलीफायर में प्रत्येक स्टेज को जोड़ने के लिए कपलिंग डिवाइस सीसी का प्रयोग किया जाता है। इस एम्पलीफायर में प्रत्येक स्टेज को जोड़ने के लिए कपलिंग डिवाइस सीसी का प्रयोग किया जाता है। देखो प्रत्येक स्टेज को जोड़ने के लिए किन्हीं दो स्टेज को जोड़ा जा रहा है। देखिए T1 और T2 दो स्टेज को जोड़ रहे हैं, किसके माध्यम से, कपलिंग डिवाइस के माध्यम से। इस एम्पलीफायर में प्रत्येक स्टेज को जोड़ने के लिए कपलिंग डिवाइस सीसी का प्रयोग किया जाता है, जिसे कपलिंग कैपेसिटर कहा जाता है। यह अगले स्टेज के लिए इनपुट में एसी सिग्नल को पास करता है। ये क्या करता है, अगला स्टेज है, पहला स्टेज है, तो ये अगले स्टेज के लिए इनपुट में एसी सिग्नल को क्या करता है, पास करता है।
भाई जब यहाँ पर एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा, भाई ये यहाँ पे सिग्नल दिए जा रहा है ना, तो इसके द्वारा क्या होगा, एम्पलीफाइड होगा, तो यहाँ पर ऐसा सिग्नल हमें क्या होगा, मिलेगा। अब एसी सिग्नल आपको पता है कि कैपेसिटर एसी सिग्नल पास कर देता है, तो ये कैपेसिटर इस सिग्नल को जो है इसके इनपुट में पास कर देगा, ऐसे ऐसे पास कर देगा। तो ये वाला जो सिग्नल है ना वो कहाँ पर जाएगा, इसके इनपुट में जाएगा। तो फिर यहाँ पर आउटपुट में हमें फिर सिग्नल मिलेगा, फिर इसका फेज चेंज हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अभी आगे मैं आपको उसको समझाऊंगा अच्छे तरीके से, पहले इसको देख लेते हैं। जिसे कपलिंग कैपेसिटर कहा जाता है, यह अगले स्टेज के इनपुट में, अगले स्टेज के इनपुट में, यही तो इनपुट है, अगले स्टेज के इनपुट में एसी सिग्नल को क्या करता है, पास करता है। मतलब पहले स्टेज का आउटपुट अगले स्टेज के लिए क्या होता है, इनपुट होता है। तो किसके माध्यम से जाएगा, कपलिंग कैपेसिटर के माध्यम से ही ना पास होता है। तो वही बात ये कह रहा है, इनपुट में एसी सिग्नल को क्या करता है, पास करता है, तथा डीसी को ब्लॉक करता है। ये जो कपलिंग कैपेसिटर है, देखिए इसकी डीसी बाइसिंग को, इसकी जो डीसी बाइसिंग है ना तो इधर जाने देगा और ना ही इसकी डीसी बाइसिंग इधर आने देगा, क्योंकि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है। तो ना तो इधर से कोई डीसी इधर आएगी और ना तो इधर से कोई डीसी इधर जाएगी, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटर हमारा डीसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है, केवल एसी को क्या करता है, पास करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। सीसी दो स्टेजों की डीसी बाइसिंग को क्या करता है, ब्लॉक करता है। अब सीई हो गया, सीई का मतलब ये वाला सी, ये वाला सी, ठीक है। अब यहाँ पर केवल सीई लिखा है, C1 CE1 CE2 लिखने का कोई मतलब नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। सीई क्या होता है, जो काम इसका इसमें होगा वही काम उसमें होगा। आपको सीई के बारे में पहले भी बताया गया है, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में बताया गया है। सीई क्या है, एक बाईपास कैपेसिटर है। यह एमिटेड टर्मिनल के सारे एसी कंपोनेंट को बाईपास कर देता है। यदि सीई का प्रयोग नहीं करेंगे तो आरई में उत्पन्न एसी वोल्टेज इनपुट एसी वोल्टेज पर प्रभाव डालती है, जिससे VBE मतलब इनपुट वोल्टेज का मान कम हो जाता है। इससे एम्पलीफायर का गेन कम हो जाता है, ठीक है। इससे एम्पलीफायर का गेन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में भी सीई के बारे में मैं समझा सकता हूँ, उसको सिंगल स्टेज में भी मैंने क्या किया था, पढ़ाया था। तो बहुत ज़्यादा डीप इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना आपके लिए पर्याप्त है। तो सीई लगाना ज़रूरी है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर इनपुट में आपका VBE चेंज होगा, जब VBE चेंज होगा तो IB चेंज होगा, IB चेंज होगा तो IC चेंज होगा, आपका IC चेंज होगा तो IE चेंज होगा। तो मतलब AC वाला जो परिवर्तन है ना, IB में भी होगा, IC में भी होगा, IE में भी होगा। तो इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज परिवर्तन होगा, ठीक है, अगर ये कैपेसिटर नहीं लगाएंगे ना तो एसी परिवर्तन इसमें निगेटिव फीडबैक कर देगा, जो इनपुट वोल्टेज को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो अगर ये कैपेसिटर लगा देंगे ना तो जितना भी मान लीजिए हमारा इधर से आपका एसी प्लस आपका क्या आएगा, डीसी आएगा, तो इधर आपका एसी आ जाएगा और इधर आपका क्या जाएगा, डीसी जाएगा। बस ऐसे आप समझिए, ठीक है। ये सीई बाईपास कैपेसिटर लगाने से जितना भी एसी सिग्नल इधर आएगा एमीटर टर्मिनल की ओर, तो वो कैपेसिटर के माध्यम से बाईपास हो जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, फिर ऐसे वापस बैटरी क्या इस सोर्स में चला जाएगा, ठीक है, जो एसी वाला सिग्नल होगा हमारा। और आरई में केवल क्या होता है, डीसी सप्लाई रहेगी। तो आरई में डीसी सप्लाई रहेगी तो इनपुट वोल्टेज जो है उसका चेंज नहीं होगा, एमीटर बेस वोल्टेज VBE का मान जो है चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर परिवर्तन आ जाएगा इस रेजिस्टेंस में तो इनपुट वोल्टेज को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो मान कम हो यहाँ पर क्या कहते हैं, यदि CE का प्रयोग नहीं करेंगे तो आरई में उत्पन्न वोल्टेज इनपुट AC वोल्टेज पर प्रभाव डालती है। इनपुट AC वोल्टेज इस पर क्या डालती है, प्रभाव डालती है, जिससे VB का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसके VB का मान कम हो जाता है। इससे एम्पलीफायर का गेन कम हो जाता है। सी का सिलेक्शन इस प्रकार होना चाहिए कि लो फ्रीक्वेंसी पर इसका प्रतिघात यक्सी आरई की तुलना में काफ़ी कम हो। देखिए अगर लो फ्रीक्वेंसी की, देखिए अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी को बहुत आसानी के साथ पास कर देता है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी में पास करने में थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन बात यह है कि अगर आप लो फ्रीक्वेंसी को पास कराना चाहते हैं तो आरई का मान क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जबकि सीई का मान क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रतिघात यक्सी
इसका प्रतिघात यक्सी आरई की तुलना में काफ़ी कम होना चाहिए। अगर यहाँ पर जो प्रतिघात हमारा यक्सी है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, आरई है, भाई दोनों करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो यक्सी एसी करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा और आरई डीसी करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ के माध्यम से अब यक्सी देखिए, इसका मतलब यक्सी का मान क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। जब यक्सी का मान बहुत कम होगा किससे, आरई से, तो आरई का मान ज़्यादा होगा। तो जब यक्सी का मान कम होगा तो छोटा सिग्नल भी एसी का आएगा ना, लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आएगा, तब भी ये इस साइड से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। लेकिन अगर यक्सी का मान क्या हो जाए, अगर हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी के केस में सिंपल सी बात है, यक्सी का मान एकदम लगभग 0 के आसपास होगा, तो वो आसानी के साथ एसी क्या कर देगा, पास कर देगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी के केस में यक्सी का मान बहुत कम होता है। जब यक्सी का मान बहुत कम हो जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो टोटल एसी इधर से ही क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि लो फ्रीक्वेंसी के केस में इधर से एसी कब प्राप्त होगा, तब प्राप्त होगा जब यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका जो हमारा यक्सी है, ठीक है, इसका यक्सी जो है, यक्सी इज लेस देन किससे हो, आरई से। आरई से जब यक्सी बहुत कम होगा तब जाकर के लो फ्रीक्वेंसी इधर नहीं जाएगी, बल्कि इधर से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। समझ में आया। लेकिन उस केस में आरई का मान बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो जब आरई का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे केस में जो है इधर एसी बहुत कम आएगा, बहुत कम एसी आएगा और सारा एसी इधर से पास हो जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी वाला। तो इसका सिलेक्शन, ये जो हमारा सीई है, सीई के मान का सिलेक्शन इस प्रकार किया जाता है कि लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों इससे क्या हो जाए, पास हो जाए, ठीक है। रेजिस्टेंस आरई से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि आरई से अगर एसी पास हो जाएगा तो इनपुट वोल्टेज मतलब वोल्टेज गेन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि यक्सी इज लेस देन या इक्वल टू आरई बाई क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। तो यक्सी का मान कम होना चाहिए, तो इसके इक्वल हो, ये तो सिंपल सी बात है, आरई से बहुत कम है, आरई से क्या है, बहुत कम है। आप इसको बराबर अगर समझ लें कि यक्सी बराबर आपका आरई बाई क्या है, 10 है, भाई एक बार बराबर भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, यक्सी जब बहुत कम होगा तो लो फ्रीक्वेंसी भी हमारी आसानी के साथ क्या हो जाएगी, लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भी आसानी के साथ पास हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे समझा दे रहे हैं, वास्तव में जो पहले पढ़े होंगे ना उनको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर जिनको नहीं समझ में आया है वो कैपेसिटर को अच्छे तरीके से पढ़ें कि कैसे वो डीसी को ब्लॉक करता है और कैसे एसी को जाने देता है, ठीक है। और लो फ्रीक्वेंसी कैसे पास होगा वो तो हमने अभी बताया कि इसके लिए जो है यक्सी का मान, कैपेसिटर के यक्सी का मान जो है बहुत ही कम होना चाहिए, तो वो लो फ्रीक्वेंसी के एसी को भी वो क्या कर देगा, पास कर देगा। क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी एसी के केस में ज़्यादातर यक्सी का मान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर क्या काम करेंगे कि यक्सी का मान आरई से बहुत कम कर देंगे, तो लो फ्रीक्वेंसी का भी एसी सिग्नल वो ग्राउंड में पास हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। तो अब ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और उसके बाद एम्पलीफायर के आउटपुट पर जो भी रेजिस्टेंस होता है उसे आरएल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या है, आरएल हो गया, मतलब लोड रेजिस्टेंस हो गया, उसे आरएल से रिप्रेजेंट करते हैं। आरएल अगले स्टेज के लिए इनपुट रेजिस्टेंस का काम करता है। ये जो आरएल है ना, जब इसमें अगला स्टेज जोड़ेंगे ना तो वो उसके लिए इनपुट रेजिस्टेंस का क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। इनपुट रेजिस्टेंस की तरह वो क्या करेगा, काम करेगा। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर सर्किट कैसे जल्दी से बनाएं मैं उसके बारे में मैं आपको क्या करूँगा, समझाऊँगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, आपको पता है कि सिंपल सी बात है, अगर एक हमारे पास ट्रांजिस्टर है, ठीक है,
तो इसमें एक रेजिस्टेंस लगेगा, इसमें एक रेजिस्टेंस लगेगा। पोटेंशियल डिवाइडर मेथड, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगेगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगेगा। अब दूसरा स्टेज मैं बना लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेज है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगेगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगेगा, फिर यहाँ पर ये पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग सर्किट का आप क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से इसको एक कैपेसिटर के माध्यम से आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, हो गया। इसको पूरा ऐसे जोड़ दीजिए, प्लस VCC से आप इसे कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर आप AC सिग्नल दे दीजिए, यहाँ पर एक कैपेसिटर आप क्या कर दीजिए, लगा दीजिए, ठीक है, बस हो गया। इसको आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगेगा, फिर यहाँ पर आपका एक लोड लगेगा, लोड लग गया, ठीक है। ऐसे सर्किट आपका बन गया। अब इसका नाम रख दीजिए R1 R2 R1 R2 RC RE RC RE। यहाँ पर एक कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर आपका क्या होगा, लगेगा। सर्किट बन गया, सिंपल सर्किट है। बस आपको एक सर्किट पता होना चाहिए जो सिंगल स्टेज में आपको बताया था, और उसमें पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट याद रहेगा, तो ये सब सर्किट बहुत आसानी के साथ क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे इसको समझेंगे। देखिए समझना क्या है इसमें, जब यहाँ पर आप AC देंगे, जब यहाँ पे आप क्या देंगे, AC, देखिए AC सिग्नल ऐसे देंगे ना, तो जब इस यहाँ से AC सिग्नल हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो ये कैपेसिटर AC को बाईपास करेगा। देखिए ये कैपेसिटर का काम क्या होता है, ये जो C1 कैपेसिटर होता है ना, इधर से कोई भी DC बाइस जो है इस सोर्स में नहीं आने पाता। अगर इस सोर्स में DC बाइस आ जाएगा ना तो इसको डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला कैपेसिटर लगाया गया है, ताकि DC करंट जो है इस वाले सोर्स में नहीं आने पाए, AC वाले सोर्स में ना आने पाए, ठीक है। तो वो DC को ही ब्लॉक करेगा, सिंपल सी बात है। जब इनपुट में कोई सिग्नल देंगे तो ये कैपेसिटर इस सिग्नल को पास करेगा, तो ये कहाँ पर जाएगा, इस बेस पे ये सिग्नल जाएगा। तो जब इसके बेस पे सिग्नल जाएगा, कैसे सिग्नल जाएगा, यहाँ पर पहुँचेगा। तो यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर हमें सिग्नल मिलेगा एम्पलीफाइड। अब ये ट्रांजिस्टर हमारा एम्पलीफिकेशन करेगा, तो एम्पलीफिकेशन करेगा तो इसका सिग्नल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और ये सिग्नल ऐसे होकर के कहाँ पर जाएगा, कैपेसिटर के माध्यम से इसके इनपुट पे जाएगा, इस वाले के। तो इसके जब इनपुट पे जाएगा तो ये ऐसे ही रहेगा ना। अब यहाँ पे ये पहुँचा, अब फिर ये सिग्नल जो है ऐसे ट्रांजिस्टर के माध्यम से एम्पलीफाई होगा, तो फिर यहाँ पे पहुँचेगा। तो यहाँ पे पहुँचा तो ये देखिए इसका फेज ऐसे है ना, तो इसका फेज हमें ऐसे मिलेगा। अब देखिए इसका सिग्नल लेवल और बढ़ गया, पावर लेवल और बढ़ गया। अब इस सिग्नल को कैपेसिटर जो है हमारा बाईपास कर देगा, किस में, लोड में। अब लोड में आएगा, सिंपल सी बात है। बाकी इधर जो मैंने बताया आपको पहले वही वर्क है। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, एम्पलीफिकेशन कर रहा है। पहले स्टेज का जो एम्पलीफाइड सिग्नल होता है वो दूसरे स्टेज के लिए इनपुट का कार्य करता है, ठीक है, बस वही बात है। बाकी ये आपका सर्किट है सिंपल, और इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी इसका एप्लीकेशन देखना है, इसमें क्या कमियां हैं उसको देखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे क्या करूँगा, बता दूँगा। कार्य प्रणाली, इसकी कार्य प्रणाली थोड़ा लिख लेते हैं। इसकी कार्य प्रणाली के बारे में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा देखेंगे। जब AC सिग्नल को पहले स्टेज, जब AC सिग्नल को पहले स्टेज की बेस पर अप्लाई किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, पहले अप्लाई किया जाता है, तो यह एम्पलीफाइड होकर, तो यह एम्पलीफाइड होकर तो यह एम्पलीफाइड होकर होकर कलेक्टर रेजिस्टेंस
RC पर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। कलेक्टर रेजिस्टेंस RC पर प्राप्त होता है। RC पर प्राप्त इस एम्पलीफाइड सिग्नल को, RC पर प्राप्त इस एम्पलीफाइड सिग्नल को और अधिक एम्पलीफाइड करने के लिए और अधिक एम्पलीफाइड करने के लिए इसे अगले स्टेज की बेस पर, इसे अगले स्टेज की बेस पर, अगले स्टेज की बेस पर एक कपलिंग कैपेसिटर, एक कैपेसिटर CC के माध्यम से, एक कपलिंग कैपेसिटर CC के माध्यम से दे देते हैं, ठीक है। इस प्रकार दूसरा स्टेज सिग्नल को, इस प्रकार दूसरा स्टेज सिग्नल को और अधिक एम्पलीफाइड कर देता है, और अधिक एम्पलीफाइड कर देता है, और अधिक एम्पलीफाइड कर देता है। इस प्रकार एम्पलीफायर के कई स्टेज यूज करके सिग्नल को और अधिक एम्पलीफाइड किया जा सकता है, और अधिक एम्पलीफाइड किया जा सकता है। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। जब इसके बेस में सिग्नल दिया जाता है तो ये वाला एम्पलीफाइड करेगा, तो कपलिंग कैपेसिटर CC के माध्यम से दूसरे स्टेज के इनपुट में दिया जाता है, और फिर उसे दूसरा स्टेज फिर एम्पलीफाई करता है, जिससे और ज़्यादा एम्पलीफाइड हो जाता है वो। अब और ज़्यादा एम्पलीफाइड चाहिए, एम्पलीफिकेशन करना है, तो अगला स्टेज आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या रहा, वर्किंग रहा। देखिए अब यहाँ पर जैसे ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है ना, आप FET का भी यूज कर सकते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल आप यही ट्रांजिस्टर ही यूज कर सकते हैं, FET का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन FET अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है। अगला जो आपका चैप्टर होगा वो FET का ही होगा, और वही लास्ट होगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।